अस्सलाम वालेकुम। चले जी। अच्छा, जो रेगुलर का स्टूडेंट है उसके लिए भी सेक्शन जरूरी है ताकि पता चल जाए यार कि आई कैप अब किस लेवल पे चीजों को एग्जामिन कर रहा है। सही है। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है यार, अगर आप में से कोई फेल हुआ हुआ है या आप में से कोई फेल हुआ हुआ है तो आप समझ आ जाए कि कैप 7 का पर्चा वो बना किस तरीके से रहा है। एटलीस्ट हमें अप्रोच क्लियर हो जाए कि उसकी अप्रोच क्या है। ठीक है। पेपर में मसला हुआ कि जो लास्ट टाइम में कैप 7 दिया, क्या इशू आया? सिनेरियो पिक करने में। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं मैं। अगर आई कैप अपनी एजुकेशन स्कीम में कोई चेंजेस लाता है तो कोई ना कोई पर्पस होता है उसका। सही है। पर्पस ये, अच्छा मैं सिर्फ टू कॉर्पोरेट लॉ भी पढ़ा रहा हूँ ना। अब मसला क्या है इसके अंदर कि कैप 7 कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ पहले एक ही सब्जेक्ट हुआ करता था। तो 50 नंबर बी लॉ के होते थे, 50 नंबर सी लॉ के होते थे। और ये मेरे ख्याल से पुराने जमाने में ये कैफ 1 2 3 का पार्ट होता था। तो आप समझे कि पीआरसी से बच्चा आता है तो उस वक्त एक्सपेक्ट किया जा रहा होता था कि आप लॉ का सब्जेक्ट उठाओ। 1 2 3 कौन सा होता था? कैफ कैफ 3 होता था। आप कैफ 3 उठाओ वो लॉ वाला, तो मतलब वो आपको इस कदर आसान पेपर होता था, उसमें भी बच्चा फेल होता था कि आसान पेपर है। और वो आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि जी पीआरसी किया है, इंटर किया है, पीआरसी 4 5 महीने में किया है, और आप कैफ 1 2 3 में से आप लॉ का पेपर ऑप्ट करो और फिर उसके बाद अकाउंटिंग पढ़ो, ऑडिट पढ़ो, टैक्स पढ़ो, बाकी चीजें पढ़ो। सेकंड, अब क्या मसला हुआ है, अब इसने लॉ के सब्जेक्ट को बाइफरकेट कर दिया है। अभी एक सब्जेक्ट बिजनेस लॉ से नीचे ही रखा हुआ है। कैफ 7 कंपनी लॉ को ये ऑडिट के साथ लेकर आ गया। कैफ 8 से पहले सब्जेक्ट कौन सा लेकर आ गया? और अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि बच्चा कैफ में 2 2.5 साल लगाएगा तो थोड़ा सा मेच्योर हो जाएगा, और मेच्योर हो जाएगा तो इस पेपर को पिक कर सकेगा, समझ सकेगा। दूसरी बात मेरी से, तो एक चीज आप समझेंगे कि कंपनी लॉ को उठा के वो उस कैफ का सबसे एंड में लेके, लाइक आप कैफ अपना स्टार्ट करते हो तो कैफ स्टार्ट करते हुए आप फॉरेन से तो ऑडिट नहीं उठा सकते, फॉरेन से FR2 नहीं उठाते, तो कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको उठाने पड़ते हैं और उसके बाद जाके आप उसको असेस कर रहे होते हैं। सेकंड चीज, थोड़ा सा अच्छा बैकग्राउंड समझ आ जाएगा ना तो इंशाल्लाह सब्जेक्ट बड़ा आसान लगेगा। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये बच्चों कि हमारे पास C FAB 2 कॉर्पोरेट लॉ में हमारे पास जो कैप 7 के सेक्शन है 250, उसमें मजीद 250 सेक्शन ऐड हो जाते हैं। कितने बन गए? 500। और उसके अंदर कोई 15 रेगुलेशंस ऐड हो जाती हैं, 15 किस्म के रूल्स ऐड हो जाते हैं। वो सब कुछ मिला के आई कैप ने उसकी वेटेज सिर्फ और सिर्फ 35 मार्क्स रखी है। ये मेरी बात समझने की कोशिश करेगा जो मैं आपसे कह रहा हूं कि कैप 7 का जो आपका कोर्स है, कितने सेक्शन? 250। उसके अंदर मजीद 250 सेक्शन ऐड करें वाइंडिंग अप वगैरह के और बाकी चीजों के, तो कितने बन गए? 500। और उसके अंदर मजीद लॉज एंड रेगुलेशंस अगर आप ऐड करेंगे सारी, तो आपके पास बन जाएंगे ये कोई अब ठीक ठाक एक सिलेबस बन जाता है। सबसे मुश्किल टेक्निकल एरिया आई कैप ने वेटेज कितनी रखी हुई है? 35 मार्क्स। तो क्यों 35 मार्क्स वेटेज रखी है? 35 मार्क्स वेटेज इसलिए रखी है बिकॉज अब वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं बच्चे से ये 250 सेक्शन कैफ 7 में ऐसा एग्जामिन कर लूंगा कि मुझे C FAB 2 में उसको एग्जामिन करने की जरूरत। इवन जो लास्ट अटेम्प्ट का कैफ 7 का सवाल था वो 1 2 सवाल फाइनल से थे, जो कि फाइनल के सवाल जो कुछ क्लास में करवाए थे एग्जैक्टली उसने वही सवाल पूछे कि आरपी में और एसोसिएट कंपनीज में और इन्वेस्टमेंट में, उसने आपको सिर्फ सिर्फ क्या करा? कंफ्यूज करा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यार कि हम ये समझ लें कि आई कैप क्या कर रहा है। अगर आई कैप आपसे एक चीज फाइनल में टेस्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या? कि वो कैप 7 में इस लेवल का एग्जामिन करेगा। क्या फाइनल में IS 2 का कोई सवाल आता है? क्या फाइनल में IS 16? तो आप देखें ना FR1 का पेपर का रिजल्ट क्यों खराब है, बिकॉज उसने FR1 में IS 16 36 सबको मिला के इस कदर सवाल बनाया कि उसने कहा कि जब मैं आगे पूछ ही नहीं रहा उसको, तो उसको मैं FR1 में इस लेवल पे पूछूं कि मुझे आगे पूछने की उसको जरूरत भी ना पड़े। बस ये आए कि तो उसने ये हरकत FR1 में करी, ये हरकत टैक्स में कर रहा है, यही हरकत ऑडिट में कर रहा है। फाइनल के पेपर में सैम्पलिंग से सवाल नहीं आता, फाइनल के पेपर में कंफर्मेशन से सवाल नहीं आता। तो जब आप देख ले पेपर में फिर सैम्पलिंग के और कंफर्मेशन सवाल कैसे आ रहे होते हैं। तो एक तो हम समझते हैं कि आईके की साइकोलॉजी की, तो आईके की साइकोलॉजी ये है कि यार वो आपको डायरेक्टर से रिपोर्ट और 4 5 पॉइंट्स और 6 पॉइंट्स वगैरह पूछेगा, तब वो चेक करेगा कि बच्चे की कवरेज कम। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो वो आपसे एक अच्छा से, तो अगर आप पेपर देखें तो एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल पेपर आया था, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आया था, इवन एमसीक्यूज भी लॉजिकल थी। आंसर समझ नहीं आ रहा था कि इसका आंसर कहां से लिखने, तो वो लगते हैं आपको 15 20 मार्क्स है। वहां कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, वहां पे सिर्फ रट्टे वाली चीज नहीं चलती, वो उसने कॉन्सेप्चुअली खेला आपके साथ। तो इस चीज का प्यार जो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इसका सिंपल सिर्फ ये है कि यार कोई भी सेक्शन, आप में से बहुत सा बच्चा सेक्शंस को रिवाइज कर, 1 पढ़ा, फिर 2 पढ़ा, फिर 3 पढ़ा, फिर 4 पढ़ा, फिर 5 पढ़ा, फिर 6 पढ़ा, फिर 7 पढ़ा। एक टारगेट बना तो आज मैं 25 सेक्शन पढ़ लूंगा, फिर अगले दिन 25 सेक्शन पढ़ लूंगा, फिर अगले दिन 25 सेक्शन पढ़ लूंगा। लॉ कभी भी आपने इस तरीके से
नहीं पढ़ना होगा, सही है। हर एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से कनेक्ट होता है, हर सेक्शन का स्ट्रक्चर अलग है, लॉजिक अलग है, सीक्वेंस अलग है। आपने कभी भी जो कंपनीज एक्ट जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है आपने उस सीक्वेंस में नहीं पढ़ना, ना ही जो सीक्वेंस में स्टडी टेक्स्ट के चैप्टर है आपने उस सीक्वेंस में पढ़ना है, बिकॉज चीजें सारी की सारी आपस में क्या है, सारी की सारी आपस में लिंक है, सही है। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हो जिसके अंदर मैंने इनकॉर्पोरेशन वाला एरिया कवर कराया है, तो मैं सिर्फ एक डेफिनेशन से चला था कि किन लोगों को कंपनी फॉर्म करनी है और कंपनी रजिस्टर्ड करनी है। तो बस ये दो वर्ड आप पकड़ लें, कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड। तो फॉर्म करने के ऊपर सेक्शन 16 आ जाएगा, मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल जाके क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना। तो जब मेमोरेंडम के अंदर क्या आता है उसके कंटेंट खुलना हो जाएंगे। तो मेमोरेंडम का एक कंटेंट कौन सा होगा, नेम। तो नेम से रिलेटेड सेक्शन आना स्टार्ट हो जाएंगे, नेम ये होने चाहिए, नेम ये नहीं होने चाहिए, कल को नाम चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसका प्रोसीजर क्या होगा। मेमोरेंडम का एक कंटेंट होगा रजिस्टर्ड ऑफिस, तो रजिस्टर्ड ऑफिस का सेक्शन हमारे पास एक्सप्लोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर मेमोरेंडम का एक सेक्शन हमारे पास होगा प्रिंसिपल लाइन ऑफ, तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का सेक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर सारी ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, तो फिर एक जनरल सेक्शन आ जाएगा ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। और जब ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम में आप जाएंगे तो कुछ चीजों को कवर कर रहा होगा मेमोरेंडम में, कुछ चीजों को कवर नहीं कर रहा होगा। उसकी लॉजिक क्या है कि कुछ चीजों को कवर कर रहा है, कुछ चीजों को कवर नहीं कर। जब तक आप इस एस्पेक्ट से चीजों को इस स्ट्रक्चर में नहीं देखेंगे तब तक आप कभी भी अच्छे से इसको नहीं पढ़ सकेंगे। आपको समझिए याद करना बहुत आसान है, सही है। 250 सेक्शन 200 सेक्शन 2-3 रातें लगाएं याद हो जाएंगे। पेपर में आपने 250 सेक्शंस को फिट करना। और जो मैं आपके सामने आज 4-5 सवाल डिस्कस कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, उसमें सबसे बड़ा मसला क्या है, सबसे बड़ा मसला ये है कि वो चीजें घुमा रहा है आपको। आप एक सेक्शन पे जाओगे वहां से वो आपको एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप कौन से सेक्शन में जाओ, दूसरे सेक्शन में। आप दूसरे सेक्शन में जाओगे वहां से वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप तीसरे सेक्शन में जाओ। जब तीसरे सेक्शन में आप जाओगे तो आप बोलोगे भाई यार ये तीनों सेक्शन आपस में लिंक्ड हो रहे हैं, तीनों सेक्शन आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, अब पेपर में क्या लिखूं। सवाल कितने नंबर का है जी, 5 से 6 नंबर। तो ये आई कैप ने लास्ट अटेम्प्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या करा है आपको, उसने ये देखा है कि बच्चे को क्या सेक्शंस की लॉजिक पता है, क्या बच्चे को ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर है बेटा, यहां तक बात समझ आती है। जबरदस्त। अच्छा यहां तक ये बात समझ आती है। अच्छा सेकंड चीज सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, आप लोगों की अप्रोच क्या थी, मतलब आप लोगों को क्या लगा पेपर देख के, वो बड़ा जरूरी है ताकि उस हिसाब से मेहनत करें यार। आप लोगों को क्या लगा, डेट्स बहुत ज्यादा थी और एमसीक्यूज में भी डेट्स ज्यादा थी, और कोई चीज मेरे भाई तुम, फर्स्ट अटेम्प्ट और इसके अलावा कोई चीज यार। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं उनके लिए बड़ा जरूरी है ताकि आपको अभी से पता चल जाए यार कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। और इसके अलावा कोई आपकी वाली बात, एक एक सवाल में 3-3 4-4 सेक्शन वो पूछ रहा है। 3-3 4-4 सेक्शन वो आपसे पूछ रहा है, 3-3 4-4 सेक्शन को। अच्छा रेगुलर वाला बच्चा है उसकी एक छोटी सी चीज, कुछ हमने सेक्शन तो नहीं पढ़े हुए, अभी हमने इनकॉर्पोरेशन पढ़ा, अभी हम इंशाल्लाह मीटिंग्स और डायरेक्टर्स वगैरह स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी कि यार पेपर में वो किस तरीके से चीजों को घुमा रहा और लेके जा रहा है, सही है। अच्छा जी स्टार्ट करते हैं। दुआ करें पैन चल जाए जाने, हाँ चल गया। अच्छा चले जी, अब ऐसे में उसका सेल पाकिस्तान में मिलता नहीं है बड़ा। अच्छा एक सवाल, स्क्रीन दिख रही है सबको, क्लियर है। तो मैंने इसको टीवी पे इसलिए रखा हुआ है ताकि हमें सेक्शंस दादा तक हम किताब में से जाए और उसको देखें तो हम सामने सारी चीजों को रख लेते हैं, सही है। द शेयर होल्डर्स, the shareholders of AL, an unlisted public company, in its annual general meeting held in September 22 had approved a loan to its associated company for a new project. In February 2023, due to significant changes in the price of various items, it is estimated that the total cost of the project will escalate by, and that the company shall have to provide additional loan to its
एसोसिएटेड कंपनी फॉर कवरिंग अप द प्रोजेक्टेड कॉस्ट। तो एल ने अपनी एक एसोसिएटेड कंपनी को क्या प्रोवाइड करा हुआ है? लोन प्रोवाइड किया हुआ है। एसोसिएट कंपनी को क्या प्रोवाइड किया हुआ है प्यारे बच्चों? एक अदद लोन प्रोवाइड किया हुआ है, और ये लोन शेयर होल्डर से अप्रूव्ड है। और कब अप्रूव्ड हुआ था? एजीएम में अप्रूव्ड हो गया। बाद में पता चला कि भाई लोन की अमाउंट तो मजीद। अच्छा, तो अब वो आपसे पूछ क्या रहे हैं? द पॉसिबल मोड्स थ्रू विच शेयर होल्डर्स अप्रूवल में बी ऑप्टेड। कि भाई और क्या मेरे पास तरीकेकार मौजूद है? 3 नंबर का सवाल, मेरे पास क्या तरीकेकार मौजूद है? द पॉसिबल मोड्स थ्रू विच द शेयर होल्डर्स अप्रूवल में बी ऑप्टेड। सबसे पहली चीज, मेरी बच्चों बात सुनो, सबसे पहली चीज आपको सेक्शन 199 बताना था कि एन इंक्रीज इन द अमाउंट और एनी चेंज इन द नेचर ऑफ investment or the terms and condition attached thereto shall be made only under the authority of a। अगर आप एसोसिएटेड कंपनी को कोई लोन दे रहे हैं, एसोसिएटेड कंपनी को अगर आप कोई लोन दे रहे हैं, तो अगर उसमें 1% का भी चेंज आ रहा है या 10 रुपए का भी चेंज आ रहा है या रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है या रीपेमेंट हो रही है, तो उसके लिए भी वापस किसके पास जाना पड़ेगा? शेयर होल्डर के पास जाना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्टर्स के पास राइट नहीं है। इसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक समझने की कोशिश करें। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। होता क्या था प्यारे बच्चों? कन्वेंशनली ये होता था, ये एक कंपनी है, इसमें एक डायरेक्टर है, समझिएगा इसको, ये डायरेक्टर है, और ये कंपनी कर क्या रही है? कंपनी एक और कंपनी है, लेट्स से इसकी एसोसिएटेड कंपनी है, और इस डायरेक्टर ने, ये डायरेक्टर यहाँ पे भी क्या है? डायरेक्टर। तो ये दोनों कंपनीज आपस में क्या हो गई? नहीं, दोनों कंपनीज आपस में क्या हो गई? एसोसिएटेड कंपनीज। सही है। ये कंपनी लेट से पब्लिक कंपनी है, ये कंपनी लेट से प्राइवेट कंपनी। मेरी बात समझे? सही है। पब्लिक कंपनी है, पैसा किसका होगा? पब्लिक का। तो पब्लिक का पैसा इस कंपनी में पड़ा हुआ है, और आपने यहां से पैसा ट्रांसफर कर दिया प्राइवेट कंपनी में। आप क्या बैठे हुए हो? खुद डायरेक्टर बैठे हो। लॉ यहाँ पे फुल स्टॉप। लॉ कहता है तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है। सही है। किसकी अप्रूवल चाहिए होगी? शेयर होल्डर अप्रूवल। और शेयर होल्डर की अप्रूवल भी ऑर्डिनरी अप्रूवल नहीं, 75%। सही है, 75%, ताकि उसका पैसा यहां से ट्रांसफर ना हो जाए। क्या ये बात समझ आती है? तो अभी ये कानून बनाया गया है कि जी आपका पैसा, पब्लिक का जब पैसा, जहां पब्लिक का पैसा आप कहीं और डाइवर्ट करने जाएंगे, किसकी अप्रूवल लेने की जरूरत है? शेयर होल्डर की अप्रूवल लेने की जरूरत है। तो ये वाली हरकतें नहीं होंगे कि आप पब्लिक का पैसा आपने लिया, यहां से पैसा ट्रांसफर कर दिया, कहां ट्रांसफर कर दिया? किसी और कंपनी में, अपनी कंपनी में, और यहाँ कंपनी डिफॉल्ट कर बैठी है बैंक्स वगैरह को, और यहाँ कंपनी बेच के। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कि ये बात लॉजिक समझ आती है इसकी? अच्छा, अब मसला ये है, वो कह रहा है कि मुझे पॉसिबल मोड्स बता। सही है। तो चूंकि सवाल में लिखा हुआ था ये कौन सी कंपनी, तो मैंने पहला कॉन्सेप्ट इसको ये दे दिया कि चूंकि ये सेक्शन 199 के तहत इन्वेस्टमेंट हुई थी, तो इसमें अगर कोई चेंजेस भी आएंगी तो स्पेशल, जब स्पेशल रेजोल्यूशन लेनी, तो स्पेशल रेजोल्यूशन किससे लेनी है? मेंबर से या फिर शेयर से। मेरे पास 2 मोड्स अवेलेबल है। पहला मोड सेक्शन 149 के तहत, सेक्शन 1, आप समझ रहे, सेक्शन 199 से कहां लेके जा रहा है वो आपको? सेक्शन 149 पे। और 149 पे वो कहता है पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय द मेंबर थ्रू। यार एक काम करते हैं, कंपनी कौन सी है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, एक्सेप्ट फॉर द बिजनेस स्पेसिफाइड अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 134। कौन सी? एफएस अप्रूवल, डायरेक्टर्स की अप्रूवल, ऑडिटर की अप्रूवल, डिविडेंड डिक्लेयर्ड। ये आप सर्कुलेशन से नहीं कर सकते। इनके अलावा जो बिजनेसेस होंगे, द मेंबर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, सवाल में दिया हुआ है पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, ये लोग क्या कर सकते हैं? हैविंग नॉट मोर देन 50 मेंबर्स में पास आ रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी और स्पेशल। ऊपर स्पेशल की बात कर रहा है, ये भी बाय सर्कुलेशन साइंड बाय ऑल द मेंबर्स फॉर द टाइम बीइंग एंटाइटल्ड टू रिसीव अ। तो जिस टाइम ये रेजोल्यूशन पास करवाना है, अगर 42 मेंबर्स मौजूद है, 42 मेंबर है इस कंपनी के, तो 42 मेंबर ने अगर एक कागज के पर्चे पे साइन कर दिया कि हाँ हमें कबूल है कि आप टर्म्स चेंज करते हैं, तो आपको वापस से कोई मीटिंग कॉल करने की जरूरत नहीं है। पब्लिक लिस्टेड को क्यों नहीं रखा? पब्लिक लिस्टेड कॉमन सेंस। अगर तुम्हें मोड ऑफ फॉर्मिंग कंपनी पढ़ चुके हो मुझसे, तो तुम बता सकते हो। नहीं, तो पब्लिक अनलिस्टेड में भी पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है मेरे भाई। तुम भले पहले ही है, कोई मसला नहीं है, कॉमन सेंस। पब्लिक लिस्टेड में इतने ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं
कि अगर मैं 2-3 लाख शेयर होल्डर की एक एक करके अप्रूवल लेना स्टार्ट करूं तो वो तो पता नहीं 2 साल लग जाए, इससे अच्छा 21 दिन में नोटिस लेके मैं एटलीस्ट मीटिंग तो कंडक्ट ना करवा लूं। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो पहला तरीका तो ये सवाल में क्यों, बिकॉज पब्लिक अनलिस्टेड था। सेकंड तरीका मेरे पास, अच्छा सेक्शन 149 मैंने पूरा लिखा हुआ है आपके सामने बच्चों, सेक्शन 149 मैंने आपके सामने पूरा लिखा हुआ है, लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? द पॉसिबल मोड, सही है। तो पॉसिबल मोड में सब सेक्शन 1 मेरे लिए एप्लीकेबल, सेक्शन 149 एप्लीकेबल है, लेकिन 149 के सारे सब सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होंगे। मुझे सवाल की रिक्वायरमेंट देखनी होगी और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे लिखना होगा। जिस बच्चे ने 149 पूरा छाप के आ गया, मेरा बच्चा मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो रिक्वायरमेंट वो आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहा है वो आपको मेंशन करनी होगी। फॉर एग्जांपल, द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय द एल फॉर गेटिंग द shareholder approval for the modes identified in A above. Any resolution passed under subsection 1 shall be valid and effectual as it had been passed in the, इसको लिखने की जरूरत है मुझे, ये ना मेरे पार्ट ए को कवर कर रहा है ना मेरे पार्ट बी को कवर कर रहा है, ये मुझे पेपर में लिखने की जरूरत। सेक्शन 149 एप्लीकेबल है, लेकिन 149 की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि सबसेक्शन 2 यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा। A resolution shall not be deemed to have been passed unless the resolution has been circulated together with the necessary papers if any to all the member। ये लिखने की जरूरत है बच्चों, ये लिखने की जरूरत है। और ये किसको एड्रेस करेगा? द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड। तो मेरा ये वाला आंसर पार्ट ए को कवर कर रहा है और ये वाला आंसर मेरे पार्ट बी को कवर कर रहा है। रेजोल्यूशन shall not be deemed to have been duly passed unless the resolution has been सर्कुलेटेड टुगेदर विद द, तो क्या, तो बोर्ड को क्या, कंपनी को क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? नेसेसरी वर्किंग पेपर्स उनको भेजने पड़ेंगे। अ मेंबर्स एग्रीमेंट टू अ रिटन रेजोल्यूशन पास बाय द सर्कुलेशन वन सिग्निफिकेंट, क्या इसको लिखने की जरूरत है? क्यों? मेरी किसी भी रिक्वायरमेंट को एड्रेस नहीं करा। अ रेजोल्यूशन शैल बी नोटेड एट subsequent meeting of the member and made part of the minutes। प्यारे बच्चों, ये किसको एड्रेस कर रहा है? कौन सी रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर रहा है? प्रोसीजर। ये मेरा आंसर पार्ट बी का हो जाए। सेक्शन 149 तो एप्लीकेबल हो रहा है। पहले जब ये सवाल आता था तो 149 बच्चा पूरा छाप के आ जाता था। अब जब वो सवाल पूछ रहा है और दो ए और बी में, तो अब आपने सोचना होगा कि ए में ये लिखना है, मैंने ये लिखना है, और ये वाले सेक्शन ए और बी को एड्रेस कर ही नहीं रहा। अगर सवाल में रिक्वायरमेंट आती है कि इसका इम्पैक्ट क्या है, क्या ये वैलिडेट है? यस वैलिडेट है, फिर मैं ये वाले सेक्शंस लिख रहा हूँ। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर हम सारे? तो वो आप कहाँ सेक्शन 199 का सवाल बनाया उसने और आपको लेके गया कहां पर? सेक्शन 149 पे। उसमें से भी 2 सब सेक्शन आपका आंसर नहीं होने चाहिए, 3 सब सेक्शन को उसने बाइफिकेट कर दिया कि ये आपका पार्ट ए का आंसर होना चाहिए, ये पार्ट बी का। अच्छा, दूसरी चीज, ये तो एक मोड हो गया ना, एक और मोड क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो मेरा अगला मोड क्या हो गया प्यारे बच्चों? मैं क्या कॉल कर सकता हूं? एजीएम। एजीएम, एजीएम कितने लोगों ने एजीएम लिखा? क्यों? एजीएम, आपने एजीएम हो चुकी है, साल में एक एजीएम होती है। एवरी कंपनी शैल होल्ड एन एनुअल जनरल मीटिंग इन अ फाइनेंशियल ईयर, याद है? तो एक एजीएम हो चुकी, और एजीएम का पर्पस वो 4 होते हैं, सही है? उसके अलावा आप एजीएम कंडक्ट, उसके अलावा कोई सिग्निफिकेंट मैटर है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और सवाल में कैटेगोरिकली मेंशन था, क्या मेंशन था? कि एजीएम में अप्रूव हो चुका है। और आज कौन सी तारीख में आप खड़े हुए? फरवरी 23 में। तो अगली एजीएम कब होगी? अगली एजीएम सितंबर अक्टूबर में आ रही। तो आप 5 महीने वेट नहीं करेंगे, आप ये काम। अगर सवाल में लिखा हुआ होता, सुनिएगा मेरी बात को, अगर सवाल में लिखा हुआ होता, सिर्फ एक वर्ड चेंज करूंगा, आंसर चेंज होगा मेरा। क्या लिख रहा हूं? 3 की जगह क्या लिख रहा हूं? 3 की जगह क्या लिख रहा हूं? 2 की जगह क्या लिख रहा हूं? अब मेरे पास क्या मोड्स अवेलेबल है? अब मेरे पास एजीएम भी अवेलेबल है। अब मैं कहूंगा अगर एजीएम नहीं हुई है तो इस मैटर को मैं एजीएम में भी, एजीएम होने वाली है मेरी, तो मैं क्यों एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करूं? मैं साथ ही साथ एजीएम करूं, एक ही एजीएम करूं, उसी में इन मैटर्स को एक डेसिमल ये चेंज करेगा आपका सेक्शन। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक डेसिमल ये चेंज करेगा आपका सेक्शन। तो एजीएम एप्लीकेबल नहीं है। 3 ही मीटिंग्स है, एसजीएम, स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग और
एसजीएम यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी, वो तो इनकॉर्पोरेशन के बाद करनी होती है। यहाँ पे कौन सी एप्लीकेबल होगी? एक्स दो अवेलेबल है, एजीएम एप्लीकेबल नहीं है, एजीएम हो चुकी है, कौन सी होगी? तो जब मैंने कहा मेरा तो ये पार्ट ए का आंसर है, द बोर्ड में एट एनी टाइम कॉल एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टू कंसीडर एनी मैटर विच रिक्वायर्स दी, और मैं सेक्शन 199 में कह चुका हूं कि इट रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर, बिकॉज वहां पे लिखा हुआ है स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कम। ये मेरा किस चीज का आंसर हो गया? ए का। मेरी बात सुनिएगा, बी में क्या लिखूं? ईओजीएम में जब मैं गया तो ईओजीएम तो खत्म। ईओजीएम तो यही कहता है कि भाई आप ईओजीएम कर सकते हो, 21 दिन का नोटिस दे सकते हो। अगर कोई मेंबर वगैरह, यार तुम थोड़ा सा आगे आ जाओ मेरे भाई दोस्त, तुम थोड़ा सा आगे आ जाओ। अगर कोई मेंबर्स वगैरह हैं तो वो रिक्वेजिशन देंगे अगर, तो फिर इस केस में वो सारे मामला तो पढ़ लिए थे। इसमें प्रोसीजर्स क्या लिखूं मैं? क्या लिखा आप लोगों ने? दोस्त तुम ईओजीएम तो सोच रहे सर उत्तर तक गए। तो वही वाली बात है, अगर आप ईओजीएम ऐसे रीड कर लेंगे प्यारे बच्चों, और ईओजीएम का पर्पस आपको नहीं पता होगा कि कब कब हो सकता है, और जब तक आप फाइनल के सवाल नहीं देखेंगे, कितने जबरदस्त उसने टाइमलाइंस पूरी बताई है। उसने कहा कि बताइए ईओजीएम करनी चाहिए, नहीं बताएं ईओजीएम करनी चाहिए, ये जब तक ईओजीएम सबको याद होगा, फायदा क्या याद करने का जब आप पेपर में लिख के नहीं आ रहे। अब मैं आपको जबरदस्त बात बताऊं, ये पार्ट ए का आंसर हो गया कि मेरा दूसरा मोड क्या अवेलेबल है? ईओजीएम। शेयर होल्डर से अप्रूवल ईओजीएम में लेता हूँ, और मीटिंग्स जब मैं ईओजीएम मीटिंग्स करता हूँ तो शेयर होल्डर्स के लिए करता हूँ। प्यारे बच्चों ये देखें, जब मैं ईओजीएम करूंगा, सेक्शन 134 प्रोविजन एज टू मीटिंग एंड वोट्स, जब भी ईओजीएम होगी तो 21 दिन पहले व्हाट प्रोसीजर शुड बी फॉलोड, तो 21 दिन पहले नोटिस जा रहा होगा, और उस नोटिस में बताया जा रहा होगा यहाँ पे ईओजीएम होगी, ये डेट होगा, ये प्लेस होगी, ये टाइम होगा, ये आवर होगा। चूंकि ये स्पेशल बिजनेस है दैट रिक्वायर्ड स्पेशल रेजोल्यूशन, तो जो मटेरियल फैक्ट्स होते हैं वो भी आपने नोटिस के साथ क्या करना होगा? दो चीज, नोटिस में कुछ चीजें इंक्लूड करनी होती है, कुछ चीजें नोटिस के साथ अटैच करते हो। जो रेजोल्यूशन की कॉपी है वो भी अटैच करनी होगी, और जो रेजोल्यूशन का मटेरियल टर्म्स है, प्यारे बच्चों आप थोड़ा सा इस चीज को देखें, सेक्शन 199 वहां से लेके जाता है सेक्शन 149 पे, वहां से लेके जाएगा सेक्शन 133 पे, और फिर आपको लेके जाएगा सेक्शन प्रोविजन एज टू मीटिंग एंड वोट्स। अगर आइसोलेशन में देखोगे बच्चों फेलिंग, या क्या एक्सपेक्टेड, तो आपको सेक्शंस को इस तरीके से लेके जा रहे हैं बच्चों। जब तक ये चीज आप मुझसे नहीं पढ़ेंगे, ये चीज नहीं समझेंगे, लिंकिंग नहीं समझेंगे, लॉजिक नहीं समझेंगे, आप कभी भी पेपर पास नहीं कर सकेंगे। ये तो हम पहली क्लास में देख चुके हैं कि अगर डायरेक्टर्स की इलेक्शन होने जा रही है तो पूरा का पूरा तुम्हारा ईओजीएम भी अप्लाई हो जाएगा, एजीएम भी अप्लाई हो जाएगा, प्रोविजन एज टू मीटिंग एंड वोट्स भी अप्लाई हो जाएगा, बिकॉज जब डायरेक्टर्स की इलेक्शन होगी तो एजीएम में हो रही होगी, जब एजीएम में हो रही होगी तो एजीएम पे सेक्शन अप्लाई हो जाएंगे, प्रोविजन एज टू मीटिंग में सेक्शन 134 भी अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आंसर लिखना होता है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? क्लियर है हम सारे यहाँ पे? अच्छा जी, कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ऑनलाइन वाले आप लोग क्लियर हो बेटा? तो उसको ड्राफ्ट कैसे करना है, उसको लिखना कैसे है, ये इंशाल्लाह चीजें होंगी, बट गलती आइडेंटिफाई हो रही है प्यारे बच्चों कुछ। ये क्लियर हम तो थोड़ी सी अप्रोच, दोस्त भले आपने नहीं पढ़ा लेकिन अप्रोच समझ आ रही है। इस तरीके से आई कैप आपसे याद लाजमी करें, बट पहले समझे तो कि अगर ये सिनेरियो होगा तो ये चीजें एप्लीकेबल होंगी, ये सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे। क्लियर हो गए हम सारे? तो सवाल कितने नंबर का था, ये सिर्फ देख ले, सवाल कितने नंबर का था? क्वेश्चन नंबर 4 कितने नंबर का? 8 नंबर का। और आप देख लें 4 सेक्शन अप्लाई हो रहे हैं, और 4 सेक्शन के कोई 4 सब सेक्शन। ये आई कैप अब आपसे एक्सपेक्ट। तो जब तक स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, लिंकिंग नहीं पता होगी, स्टेप नहीं पता होंगे, थोड़ा सा मुश्किल होगा। सही है। अगला सवाल चीफ एग्जीक्यूटिव का, ये उससे मुश्किल सवाल। ये ये सवाल आपको अपेरेंटली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन लग रहा होगा। ये सवाल आपको अपेरेंटली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन लग रहा होगा। क्या? डिस्कस द ग्राउंड्स अंडर विच चीफ एग्जीक्यूटिव शैल इप्सो फैक्टो इमीडिएट बेसिस पे सीज टू hold office of the chief executive. Discuss the grounds under which a chief executive shall ipso facto cease to hold office. कितना नंबर का?
मजे की बात यह है, चीफ एग्जीक्यूटिव इप्सो फैक्टो पे सीज टू होल्ड ऑफिस सेक्शंस में कंपनीज एक्ट में कहीं पे भी नहीं बताया। चीफ, ये लग आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव का इप्सो फैक्टो सीज टू होल्ड ऑफिस कंपनीज एक्ट में कहीं पे भी नहीं बताया। लेकिन मसला ये क्या है, मसला ये है, जब आप चीफ एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन पढ़ते हैं, जब आप चीफ एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन देखते हैं, तो वो कहता है इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस। अच्छा, इप्सो फैक्टो सीज टू होल्ड ऑफिस किसके लिए बताया हुआ है? डायरेक्टर्स के लिए बताया हुआ है। जबरदस्त मेरे बच्चों, क्या चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए बताया हुआ है? अब आप यहाँ पे एक चीज समझे, चीफ एग्जीक्यूटिव in relation to a company means an individual who subject to control and direction of the board is entrusted with the whole or substantially hold the powers of the management of the affairs of the company and includes a, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन से मुझे ये समझ आता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव मींस अ डायरेक्टर। तो जो डायरेक्टर के इप्सो फैक्टो है वही चीफ एग्जीक्यूटिव के भी इप्सो फैक्टो हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन चूंकि लिखा हुआ है इंक्लूड्स, तो इसका मतलब है इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो फिर मैं एक और जगह गया, द चीफ एग्जीक्यूटिव शैल इफ ही इज नॉट ऑलरेडी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बी डीम्ड, तो मतलब इंक्लूड्स डायरेक्टर। और अगर वो फॉर एग्जांपल एक्सक्लूड को अगर मैं यहाँ पे काउंट करूं, तो उसको काउंटर कौन करता है? उसको काउंटर सबसेक्शन 3 करता है। चीफ एग्जीक्यूटिव शैल इफ इज नॉट ऑलरेडी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बी डीम्ड टू बी इट्स director and be entitled to all the rights and subject to all the liabilities ipso facto cease to hold office। इस सेक्शन से इंटरप्रिटेशन ये निकली कि जो डायरेक्टर के इप्सो फैक्टो है वो किसके ऊपर अप्लाई होंगे? वो चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी। चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से ही होता है, लेकिन अगर वो डायरेक्टर नहीं है, इलेक्टेड डायरेक्टर नहीं है, बाहर से कोई बंदा लेकर आ रहा हूं, एक स्पेशलाइज बंदा लेके आ रहा हूं, तो भी वो डीम किया जाएगा डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो डायरेक्टर के सेक्शंस है, तो यहां तक बात। तो जो इप्सो फैक्टो वाली बातें थी वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी बच्चों। तो फॉर एग्जाम्पल, अब इसका आंसर, restriction on appointment of the chief executive, section 189, no person who is ineligible to become a director of the company under section 153 or disqualified under section 171 or 172 shall be appointed or cease का मतलब क्या हो गया? continue as the chief executive of the company। तो उसने कह दिया नो पर्सन हु इज इनएलिजिबल अंडर सेक्शन 153 कौन सा था? इनएलिजिबिलिटी ऑफ सर्टेन पर्सन टू बिकम अ, पहला, अच्छा ये तो याद होंगे यार, तो रटे हुए होते हैं। माइनर अनसाउंड इनसॉल्वेंट। तो इसका मतलब है जब डायरेक्टर अनसाउंड माइंड नहीं हो सकता, जब डायरेक्टर माइनर नहीं हो सकता, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो कि सारे ऑपरेशन चला रहा है वो माइनर। ये 4 पॉइंट्स लिखने थे। ये 4 पॉइंट्स आपके लिए तब आसान होंगे जब, और कितने लोगों को सेक्शन 153 रटे हुए होते हैं, माइनर अनसाउंड माइनर सारे पॉइंट्स आपको रेट। द पॉइंट इज जब तक इसकी लिंकिंग आपको नहीं पता होगी कि सर क्या ये चीफ एग्जीक्यूटिव पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा, क्या चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या नहीं, सर आप कैसे कह रहे हैं कि जब तक आप लॉ से इंटरप्रेट नहीं करेंगे इसको, तो आपके लिए हमेशा पिछले बच्चों मुश्किल होगी। चीफ एग्जीक्यूटिव के अलग से उसने कुछ नहीं बताया, कहां पे लिंक कर दिया, कहां पे लिंक कर दिया उसने? डायरेक्टर के सेक्शन से, और लिख दिया सेक्शन। तो सेक्शन 153 में इतना कुछ लिखा हुआ है, कोई भी 4 पॉइंट लिख। सेक्शन 172, सेक्शन 172 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, तो इसको इग्नोर करा हमने। और सेक्शन 171, सेक्शन 171 पढ़ूं, पॉइंट पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। सर ये जो आपने इनएलिजिबिलिटी बोली, ये जो आपने इनएलिजिबिलिटी बोली, ये इनएलिजिबिलिटी में कहीं पे भी इप्सो फैक्टो तो नहीं लिखा हुआ, कहीं पे भी इप्सो फैक्टो तो मैं इसको भी लिंक करवाता हूं। अ डायरेक्टर शैल ipso facto cease to hold office if he becomes to be appointed as a on one or more ground enumerated section 153। तो ipso facto, तो इन ग्राउंड्स के बेसिस पे चीफ एग्जीक्यूटिव भी ipso facto cease to अनसाउंड माइंड माइनर, ये वाले पॉइंट्स लिखने तो चाहो। जो सेक्शन 153 हो गया, he absent himself from
तो ये तो हम डायरेक्टर के लिए पढ़ते थे, यही सेक्शन अप्लाई होगा किसके लिए? अगर चीफ एग्जीक्यूटिव 3 मीटिंग में एब्सेंट हो गया, इप्सो फैक्टो सीज टू होल्ड ऑफिस। एक चीज पढ़ी हुई है, याद है, बस आईकेएम ने क्या आपको कंफ्यूज किया? डायरेक्टर का क्या वर्ड लिख दिया? यही अगर वो डायरेक्टर वाला सवाल बनाता, आप तो क्या जबरदस्त लिख के आता, आपको मैं 4 नंबर 40 पॉइंट लिख सकता, लेकिन जहां उसने क्या बना लिया, तो आपसे आप सोचे कि अगर वो ये देख रहे हैं कि बच्चे को यही नहीं पता कि चीफ एग्जीक्यूटिव भी डायरेक्टरों के डायरेक्टर से इलेक्ट नहीं हुआ, तो भी टीम टू बी डायरेक्टर के बच्चे को ये कॉन्सेप्ट पता, यार बच्चा क्या एक्सपेक्ट करूंगा, क्या पास करूंगा? मेरे भाई अप्रोच समझ आ रही? तो एक एक सेक्शन आपस, तो चीफ एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन में जब पढ़ेंगे तो बहस करेंगे आप, सर इसमें तो इंक्लूड्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसके अलावा भी हो सकता है, तो जब इसके अलावा भी हो सकता है तो नीचे एक और सबसेक्शन आ रहा है, वो उसको कह रहा है कि जो एक्सक्लूड वाला भी है वो भी डीम्ड टू बी अ डायरेक्टर, याद है? और फिर एक और सेक्शन आ रहा है और वो कह रहा है कि चाहे वो डीम्ड टू बी डायरेक्टर हो या वो डायरेक्टर में से इलेक्टेड हो, जो जो डायरेक्टर के सेक्शंस है उसके ऊपर अप्लाई होंगे। तो आपने ये समझ लिया, बेहतरीन की। बट अगर हम याद कर रहे हैं और अनसाउंड माइंड को उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं और माइनर को इसमें ट्रांसलेट कर रहे हैं, और जब चीजों की लॉ की एप्लीकेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लॉ अप्लाई किस पे होगा और क्यों हो रहा है, ये अगर आपको समझ में नहीं आएगा, पेपर थोड़ा सा पिक करने में मुश्किलात होंगी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर हो बेटा, कुछ समझ आ रहा है? तो ये तो अभी पिक कर रहे हैं, अगला चैलेंज क्या है, इनको पेपर में लिखना कैसे, किस स्ट्रक्चर में लिखना है, कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है, इतने ज्यादा सेक्शन अप्लाई हो रहे हैं, कौन सा लिखना है, ये ज्यादा चैलेंज है भाई यार बच्चों, ज्यादा बड़ा चैलेंज है। क्लियर हो मेरे भाई यहाँ पे? अच्छा जी, जी मेरे भाई। लाजमी रखना है, ये क्रॉस पे ये क्रॉस टॉप। यस। क्लॉजेस पहले बाद में नहीं होता, क्लॉजेस के भी हमेशा अगर एक सबसेक्शन 1 है और फिर सबसेक्शन 2 है, फिर सबसेक्शन 3 है, तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है। कभी भी सबसेक्शन 1 ये नहीं होगा कि रजिस्ट्रार आपके मेमोरेंडम को रजिस्टर कर देगा। हमेशा सबसेक्शन 1 ये होगा कि आपने रजिस्ट्रार के पास ये डॉक्यूमेंट, फिर अगला सबसेक्शन रजिस्ट्रार के ऊपर होगा कि रजिस्ट्रार या तो उसको एक्सेप्ट करेगा या आपके मुंह पे मारेगा। फिर तीसरा सबसेक्शन होगा कि वो जो उसने चीज आपके मुंह पे मारी है उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपके पास कितने दिन का टाइम होगा? 30 दिन का टाइम होगा। अगर आपको लगता है उसने आपके मुंह पे गलत मारी है तो फिर चौथा सबसेक्शन ये होगा कि आप अपील फाइल कर सकते हो, कहां पे? कमीशन में। फिर पांचवा सबसेक्शन होगा कि कमीशन भी अगर आपके अगेंस्ट में डिसीजन दे देगा तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हो या नहीं जा सकते? वो कहते हैं डिसीजन ऑफ द कमीशन शैल बी, ये तो लॉ की सबसेक्शन सेक्शन में जो सबसेक्शन है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही अरेंज्ड, मेरी बात समझ आ रही है? वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही अरेंज्ड है। क्लियर हो गया हम सारे यहाँ पे? अच्छा जी, अब पार्ट बी। पार्ट ए लग क्या रहा था मेरे भाई, एक लाइन का सवाल है, 4 नंबर का सवाल है, क्या होगा? थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होगा। आओ पहला सवाल इसको लेके बैठता हूँ, पहला सवाल आप लेके बैठे तो आपने कहा भाई यार चीफ एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ ये तो पेपर में कॉन्सेप्ट ठीक नहीं हो सकता, पेपर से पहले कॉन्सेप्ट और लॉजिक ठीक होंगी तो पेपर में पॉइंट्स को रिप्रोड्यूस कर सकोगे बच्चों, सही? अच्छा, ऑन 26 अक्टूबर 2022 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ACL unanimously approved the appointment of फरीद शाह, आपको दिख रहा है यार बच्चों? फरीद शाह एज द चीफ एग्जीक्यूटिव फॉर अ पीरियड ऑफ अंडर द टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। कितने साल के लिए कर लिया? 2 साल। ऑन 9 मार्च 2023 सीमा शाह द स्पाउस ऑफ फरीद शाह got elected on the board of रूट सीमेंट प्राइवेट। मसला ये है कि इसके सवाल, इसमें भी सीमेंट है, इसमें भी सीमेंट है, इसमें हस्बैंड है, इसमें वाइफ है। वाइफ यहाँ पे क्या है? डायरेक्टर है। हस्बैंड यहाँ पे क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक सीमेंट कंपनी में है और उसकी बेगम डायरेक्टर है दूसरी सीमेंट, तो उसने ये अच्छा। On 10 March 2023, an urgent meeting of ACL board was held, in which most of the directors were of the view that the Farid Shah had, पर अगर आपसे उसने ipso facto पूछा, नीचे उसकी implications पूछ रहा है, ऊपर उसने देखा कि क्या उसको ipso facto की लिंकिंग पता है, उसने आपसे ए में ये पूछा, और बी में आपसे क्या पूछ रहा है कि उसकी एप्लीकेशन पता है कि नहीं पता। On 10 मार्च 2023 had ipso facto ceased to be the
chief executive as a result of the aforementioned fact and demanded the immediate cancellation of his contract. However, the chairman of the board pointed out that the terms and the condition of Farid Shah contract specifically prohibits its, वो कह रहे हैं बिजनेस लॉ में जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो कितने साल का है, 2 साल का, उससे मैं पीछे नहीं हट सकता। बाकी डायरेक्टर कह रहे हैं कि इसने जो हरकत करी है इसकी वजह से ये इप्सो फैक्टो सीज टू होल्ड ऑफिस है। ये आप हम मेरे बात समझने की कोशिश करिएगा। एक चीज होती है मैं चीफ एग्जीक्यूटिव को फारिग कर रहा हूं, एक चीज है मैं इसको, और एक चीज है कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के लिए ना अहल है। इप्सो फैक्टो सीज टू ऑफिस का मतलब कि भाई लॉ के तहत आप, मैं क्या बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके आपको फारिग करूं, आप तो ऑलरेडी फारिग हो चुके हो। सीज टू होल्ड ऑफिस, इप्सो फैक्टो, दोनों में फर्क समझिएगा। डायरेक्टर की इनएलिजिबिलिटी है, डायरेक्टर बिकम, अगर कोई डायरेक्टर पागल हो गया आप डायरेक्टर को रिमूव नहीं करेंगे इलेक्शन बुला के। इप्सो फैक्टो इमीडिएट बेसिस पे सीज टू होल्ड ऑफिस। अब उसको कंपनी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो बंदा कंपनी का डायरेक्टर, इसको रिमूव करने की जरूरत ही नहीं है, वो रिमूव बाय लॉ हो चुका है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ हो चुका है, वो रिमूव हो चुका है। तो अब आप क्या करोगे, आपका अगला स्टेप क्या होगा, आप इलेक्शन करवाओगे, उसकी कैजुअल वैकेंसी पूरी करोगे। ये सुनिएगा मेरी बात। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, कह रहा है जहां उसकी बेगम वहां पे डायरेक्टर बनी, तो जी 2 कंपनीज है, तो ये तो इप्सो, प्यारे बच्चों पहली चीज इप्सो फैक्टो में कहीं पे भी ये वाला क्लॉज कवर नहीं हो रहा। अभी आपके सामने पढ़ा है, अभी आपके साथ ये जो सेक्शन 153 आप पूरा पढ़े, सेक्शन 153 में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि अगर चीफ एग्जीक्यूटिव वहां पे कॉम्पिटिंग बिजनेस कर रहा होगा तो वो इप्सो फैक्टो सीज टू। तो आपने पहला कमेंट ये कर दिया कि जी इप्सो फैक्टो सीज टू होल्ड ऑफिस में जो क्राइटेरिया बताया गया है उसमें ये वाला क्राइटेरिया कवर नहीं है। चूंकि ये वाला क्राइटेरिया कवर नहीं है तो इसलिए ये इप्सो फैक्टो सीज टू होल्ड ऑफिस नहीं हो सकता। अच्छा, मैं आपको लॉ पढ़ा था, तो लॉ क्या कहता है। अच्छा, ये सुनिएगा बच्चों, ये सुनिएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव नॉट टू एंगेज इन बिजनेस कॉम्पिटिंग विद द कंपनीज बिजनेस। चीफ क्या सेक्शन क्या कह रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव नॉट टू एंगेज इन बिजनेस कॉम्पिटिंग विद द, चीफ एग्जीक्यूटिव नॉट टू एंगेज इन कॉम्पिटिंग विद द, कंपनी का बिजनेस क्या है, a chief executive of a public company shall not, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी नहीं लिखा हुआ, इसकी भी लॉजिक है कि लॉ ने प्राइवेट कंपनी को जिक्र क्यों नहीं किया। सही है, अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज इन एनी बिजनेस व्हिच इज ऑफ द सेम नेचर एज, एंड डायरेक्टली, 2 वर्ड्स है एंड मतलब 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन बिजनेस सेम होना चाहिए, और दूसरा वाला डायरेक्टली आपके साथ, मतलब अगर आईक्यू का अगर कोई चीफ एग्जीक्यूटिव है और आईक्यू का बिजनेस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो आईक्यू का चीफ एग्जीक्यूटिव किसी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता, प्रोवाइडेड दैट कि वो, नहीं बिजनेस सेम है, प्रोवाइडेड दैट कि वो कॉम्पीट कर रहा हूं सीए का हो। अगर वो बीकॉम वालों को पढ़ा रहा है, बीकॉम वाले किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का अगर वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो सेम नेचर तो है, लेकिन वर्ड कौन सा यूज हो रहा है, एंड, मतलब दोनों कंडीशन होना लाजमी हो। तो सीमेंट तो है, सेम नेचर है, दूसरी चीज क्या देखनी पड़ेगी, एंड डायरेक्टली competes with the business carried on by the company of which he is the chief executive or by a, तो मैं कहूंगा सबसेक्शन 1 अगर मैं देखूं तो सिनेरियो तो अप्लाई हो ही नहीं रहा। क्यों, बिकॉज मैं तो कम्पीट नहीं कर रहा, कौन कर रहा है, वाइफ करी एक्सप्लेनेशन ऑफ बिजनेस। लेकिन ये जो लिखा था शेल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की एक्सप्लेनेशन मुझे लॉ ने प्रोवाइड कर दी। अब बिजनेस शेल बी डीम्ड टू बी कैरीड ऑन
indirectly by the chief executive if the same is carried on by his spouse or any of his, तो spouse कर रही है, yes, लॉ अप्लाई, लॉ अप्लाई हो गया। आपने ये कहना है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ कंपनी भी पब्लिक है, नेचर भी सेम है, ये चेक करने की जरूरत है कि क्या वो डायरेक्टली, बिकॉज एंड लिखा हुआ है, दोनों कंडीशन को होना लाजमी है। बच्चा लॉ छाप के आ जाता है, बच्चे को लॉ में बताना पड़ेगा उसको आईटी को कि भाई पहली चीज सेक्शन 191 के तहत इनडायरेक्टली का वर्ड यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है सेक्शन 191 एप्लीकेबल हो गया। बिजनेस सेम है, लेकिन ये चेक करना पड़ेगा कि डायरेक्टली कॉम्पीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर सुनिएगा, अगर डायरेक्टली कॉम्पीट कर रहा है और अगर डायरेक्टली कॉम्पीट कर ही नहीं रहा, डायरेक्टली आप सिंध में प्रोवाइड करते हो, वो केपीके में प्रोवाइड करता है, आपका कोई ताल्लुक ही नहीं, सही है। अगर डायरेक्टली कॉम्पीट नहीं करता प्यारे बच्चों, फिर तो हैप्पी एंडिंग हो गई, फिर तो कोई एतराज ही नहीं। मुझे पता चल जाए मेरा चीफ एग्जीक्यूटिव किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है, लेकिन बाद में पता चल जाए कि वो तो मेरे से कॉम्पीट करते ही नहीं है, उनका तो मेरे साथ कोई ताल्लुक लेना देना, तो मैं कहूंगा चलो यार करता रहे यार रोजी का, सही है। अगर कॉम्पीट कर जाता है तो मैंने ये देखना है कि क्या ये इप्सो फैक्टो में कवर हुआ हुआ है, बिकॉज सवाल की रिक्वायरमेंट क्या लिखी हुई है, सवाल में उसने बताया हुआ है कि इप्सो, क्या ये इप्सो फैक्टो के सिनेरियो में कवर हुआ हुआ है यार बच्चों, क्या ये इप्सो फैक्टो के सिनेरियो में कवर हुआ हुआ है? इप्सो फैक्टो के सिनेरियो जो हमने पढ़े ऊपर, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि डायरेक्टर शेल बी इप्सो फैक्टो सीज टू होल्ड ऑफिस इफ ही इज डायरेक्टली कॉम्पिटिंग विद द कंपनी, कहीं लिखा हुआ ही नहीं है ये। जब कहीं लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब है लॉ आपको, तो इसका मतलब है अब जब इप्सो फैक्टो नहीं है, इप्सो फैक्टो नहीं है प्यारे बच्चों, क्या करें, अब क्या करें? मतलब वो तो फिर तो कैंसिल नहीं होता। भाई मुझे अगर फिर भी एतराज है, मैं उसको क्या कर दूंगा, इसको रिमूव कर दूंगा। जब रिमूव करना होगा तो चीफ एग्जीक्यूटिव को कैसे रिमूव किया जा सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या पास करेंगे, इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 3/4 मेजोरिटी से रिमूव कर सकते हैं, या फिर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन से चीफ एग्जीक्यूटिव को क्या कर सकती है, रिमूव कर सकती है। बच्चों क्या यहां तक आपके बात समझ आती है? इसको समझने की कोशिश करिएगा कि लॉ को आपने इस तरीके से लिखना है। पहले आपने कॉम्पीट वाला सेक्शन बताया, फिर आपने कहा कॉम्पीट में ये देखना पड़ेगा कि कॉम्पीट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अगर तो कॉम्पीट हो रहा है तो ये इप्सो फैक्टो में कवर्ड नहीं है। ऑल्दो कंपनी अगर फिर भी चाहे, कंपनी को अगर एतराज है तो वो इसको रिमूव कर सकती है। रिमूव करने के दो तरीके हैं, पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास 3/4 की मेजोरिटी से करे, या शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन से उसको क्या करे। अगर सवाल की रिक्वायरमेंट सी आ जाती, प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड, तो अगर कंपनी ने रिमूव करना है तो कंपनी इसको कहां रिमूव करेगी, जल्दी से बता दे, कंपनी कहां रिमूव करेगी, ईओजीएम में रिमूव करेगी। तो तो प्रोसीजर ईओजीएम कॉल करनी पड़ेगी, ईओजीएम कॉल करनी पड़ती है, तो ईओजीएम से पहले क्या करना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है। नोटिस में आप दे रहे हो तो बुला क्यों रहे हो, एजेंडा क्या है, रिमूवल ऑफ द चीफ। spouse or any of his minor children. हम्म, तो अगर ऑफस्प्रिंग है वो मेजर एज हो, तो फिर अगर वो अप्लाई नहीं होगा, नहीं होगा। माइनर चिल्ड्रन का भी क्या है, मेजर चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट है, मेजर चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट, लॉ उसको नहीं कहता। माइनर चिल्ड्रन में इसलिए रखा हुआ है बिकॉज बेटे के नाम से बिजनेस हो रहा है, सही है, काम हो रहा है, वो ड्राइवर वाले वो फालूदा वाले, तो उस चीज को लॉ कहता है कि नहीं ये नहीं करो। मेजर चिल्ड्रन है चूंकि वो इंडिपेंडेंट है आपसे, उसकी अपनी एक लाइफ है, आपकी अपनी लाइफ है, उस चीज के ऊपर वो आपको कैटर नहीं करता। बच्चों यहां तक बात समझ आती है तो देखे आप, अगेन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपने क्या समझना है, स्ट्रक्चर। अभी भी इसके अंदर एक दो बातें और अच्छी करूं, एक दो बात आगे जो एक सवाल आएगा ना, उसको मैं वापस से आपको इस सवाल से क्या करवाऊंगा, कनेक्ट कर, तो आपको समझ में आएगा कि यार लॉ में तो इतनी एम्बिग्विटी है, याद करना अलग चीज है, उसको समझना और एक्सप्लोर करना एक अलग चीज है। वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ, बट इस सवाल में देखें, सिर्फ आंसर डिस्कस नहीं करना है, आई कैप की अप्रोच डिस्कस करने के, पार्ट ए में इप्सो फैक्टो पूछ रहा है और पार्ट बी में आपसे उसकी एप्लीकेशन पूछ रहा है। क्लियर है, ऑनलाइन वालों क्लियर हो बेटा?
बच्चे सिर्फ एक सेकंड क्या। चले जी, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे बच्चों जल्दी से आ जाइए। एक दो सवाल है, 15 मिनट है प्यारे बच्चों, एटलीस्ट अप्रोच समझ आ जाए कि आई कैप जा कहां पर है। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 कितने नंबर का सवाल? 12 नंबर का सवाल। लिया बच्चों, आ जाओ दोस्त, चलो आ जाओ। बशीर जमान एंड हिज टू ब्रदर्स नदीम एंड बशीर के दो भाई नदीम फहीम आर द ओनली शेयर होल्डर्स ऑफ नकीन टायर लिमिटेड होल्डिंग 20 35 एंड 45 मिलियन शेयर्स रिस्पेक्टिवली। ये कौन सी कंपनी है? प्राइवेट है तो पब्लिक। प्राइवेट होती है, प्राइवेट लिखा हुआ था, प्राइवेट लिखा हुआ नहीं आ रहा। पब्लिक अनलिस्टेड क्यों? मेंबर अगर 7 मेंबर होते हैं, पब्लिक लिस्टेड नहीं है, बिकॉज अगर लिस्टेड होती तो इसका मतलब ही जब मेंबर्स के नाम आपको देता है इसलिए देता है ताकि आप खुद इंटरप्रेट कर लें कि ये कंपनी कौन सी है प्यारे बच्चों। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी एनी 3 और मोर पर्सन, याद है, एनी 2 और मोर पर्सन। अच्छा, बशीर जमान ऑल्सो होल्ड्स 2 मिलियन शेयर्स इन ARL। बशीर जमान साहब कहां शेयर्स होल्ड करते हैं? ARL में। कितने? 2। डन हो गया बच्चों। द अदर शेयरहोल्डर्स ऑफ द ARL आर ताहिर, सेम चीज की भी है, ताहिर एंड हिज डॉटर नसीरा एंड हिज माइनर सन। ठीक है, who respectively hold 8, 37 एंड 3। तो ताहिर के पास कितने? नसीरा के पास? यार ये भी अजाब है। हाँ डर गया बच्चों। अच्छा, तो हाँ शेयरिंग मुझे नहीं देखना यार, लाइव देखना। डर हो गया बच्चों। अच्छा, ये मुझे बता दें नसीरा के पास कितने? हाँ 37। और रऊफ के पास कितने? डन हो गया पैर। ये सवाल आपको दिया सही है। इसका मतलब है बशीर, ये सुनिएगा बच्चों, ये बड़ा जबरदस्त सेक्शन है मेरे भाई, ये सुनना। बशीर साहब यहाँ पे भी ओनर है और वहां पे भी ओनर। ओनर नहीं है, शेयर्स है।
In the latest election of directors held during the last year, Tahir and Nasira were re-elected as the director of Tahir and Nasira. ये माइनर चिल्ड्रन है तो बन ही नहीं सकता, इनएलिजिबल टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, सही है। तो ये आपके पास क्या बन गए, डायरेक्टर। मुझे ये बात समझ आती है, सबको क्लियर है? अच्छा। ऑन 26 फरवरी 2023 बशीर जमान बोर्ड्स ऑफ एनटीएल एंड दोनों कंपनीज के बोर्ड में, ये आधा पेज के सवाल है लॉ में यार। ये द ग्रांट ऑफ अ लोन ऑफ ₹50 million by NTL to ARL, the loan will be repayable over a period of the grant of loan of ₹50 million। ये आया, पीछे नहीं हो रहा है। अच्छा अब सेट है यार। जादू है ना वो। हाँ अच्छा जी, सेट है। पहला इसको डिस्कस कर लेता। द ग्रांट ऑफ लोन ऑफ ₹50 million by NTL to ARL, द लोन विल बी, इसका मतलब है एक कंपनी दूसरे कंपनी को क्या देने जा रही है, लोन देने जा रही है। ये टायर का बिजनेस करता है, वो रबड़ का बिजनेस करता है। तो सुनिएगा मेरी बात, क्या ये एसोसिएटेड कंपनी है? बिकॉज सेक्शन 199 जब आप अप्लाई करने जाओगे तो आपने तो पहले ये देखना है कि क्या ये एसोसिएटेड कंपनी है भी या नहीं। अगर मैं सवाल को यहां तक देखूं तो एसोसिएटेड कंपनी नहीं लग रही, लेकिन जब शादी होती है कैसे होती है? एसोसिएटेड कंपनी मींस any two or more companies on undertaking or a company and an interconnected with each other in the following: if a person who is the owner, partner or a director of a company who directly or indirectly holds or controls shares carrying not less than 20% of the voting power in such company or undertaking is also the owner, partner or director of another company। मैं उस कंपनी में डायरेक्टर नहीं हुआ, मैं उस कंपनी में डायरेक्टर नहीं हूं। और डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली होल्ड्स और कंट्रोल्स, हाँ शेयर्स है मेरे पास, शेयर्स है मेरे पास। कितने शेयर्स है भाई? बशीर के पास कितने शेयर्स है? 2 मिलियन शेयर्स है। आउट ऑफ 2 8 10 10 40 50, 50 में से कितने शेयर्स है मेरे पास? 2 शेयर। 2 को 50 से डिवाइड करूं, क्या ये 20% ज्यादा बनता है? नहीं, 20% ज्यादा नहीं बनता। अच्छा, लेकिन प्रोवाइडेड दैट शेयर शेल बी डीम्ड टू बी ओन्ड हेल्ड, ये जो ऊपर वर्ड लिखा हुआ है ना, holds or control, owned, held or controlled by a person if they are owned, held or controlled by that person or by the spouse or, तो इसका मतलब है अगर मैं बशीर साहब यहाँ पे डायरेक्टर है, सही है, और 2 + 37 ना, 2 + 37 कितना हो गया? 39 को डिवाइड करूं मैं 50 से तो मेरे पास 20% से तो ज्यादा आगे। इसका मतलब है ये एसोसिएटेड कंपनी। तो ये जो शादी वाली लाइन देख के आप खुश हो रहे थे और आमीन कह रहे थे, इसका मतलब ये था कि ये एसोसिएटेड कंपनी बनने जा रही है। ऊपर सबसेक्शन देखेंगे उससे नहीं बन रही, नीचे जब प्रोवाइडेड दैट देखेंगे तो वहां से। अब जब एसोसिएटेड कंपनी बन गई फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो मसला नहीं। क्यों मसला नहीं है? बिकॉज मैंने इन्वेस्टमेंट इन, वही वाली बात, ये जो कंपनी है, ये कंपनी कौन सी है? ये पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है। तुम्हारे बाप का पैसा है जो तुम वहां पे बैठ के शादियां कर रहे हो, वहां पे बैठ के सारा पैसा ट्रांसफर कर रहे हो? नहीं, तुम नहीं कर सकते। किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज एंड अंडरटेकिंग का मेरे भाई सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ जो चीजें लिखी हुई थी, स्पेशल रेजोल्यूशन होगा, टर्म्स होंगे, जिस रेट पे आप लोन दे रहे हैं, ये सुनिएगा मेरी बात को, ये मेरी बात सुनिएगा, वो आपका बोरिंग रेट से कम नहीं होना चाहिए। इसकी लॉजिक क्या है? तो नॉर्मल चीजें यार मेरे भाई।
हाँ, स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास हो गया। स्पेशल भाई, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया मेरे भाई। स्पेशल रेजोल्यूशन 95% लोगों ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया। तो लोन दे दे, लोन दे सकता हूँ भाई, लोन दे सकता हूँ। मैं पढ़ लेता हूँ आपके साथ, सुनिएगा मेरी बात। अ कंपनी शैल नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट इन एनी ऑफ इट्स एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ which shall indicate this। उसका मतलब है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया तो लोन में दे सकता हूँ। अच्छा, अगली चीज, provided that the return on such investment shall not be less than the borrowing cost of the investing। अब मैं आपसे वापस कहता हूँ, 95% लोगों ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि 2% लोन पे देंगे। और काइबोर कितना चल रहा है, कंपनी का रेट कितना चल रहा है, कंपनी का रेट चल रहा है 18%। अब दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया। बोरिंग कॉस्ट आपकी कम है, आप मतलब उसको फेवर दे रहे हैं 3%। सर नहीं, आपकी अपनी कंपनी का पैसा कम हो जाएगा पब्लिक कंपनी का। स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया। द पॉइंट इज कि पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है या पब्लिक लिस्टेड कंपनीज है, उनमें अगर आप एक चीज गौर से देखेंगे ना, 75% शेयर्स स्पॉन्सर के पास ही पड़ा। आरिफ हबीब की कितनी कंपनीज है, लेकिन आरिफ हबीब की हर कंपनी में होल्डिंग 75% तक है। 25% पैसा कहां से लिया हुआ है, पब्लिक से। तो 75% क्यों रखा है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा सके, किसी की मोहताजी ना हो। तो यहाँ मैंने लिया 25% पैसा लिया आप लोगों से, और यहाँ मजे से मैं 2% पे लोन दिए जा रहा हूँ सामने वाली कंपनीज को। तो यहाँ पे लॉ ने यहाँ लिमिट लगा दी आपके लिए कि आप ये काम नहीं कर सकते। ऑल दो स्पेशल रेजोल्यूशन पास है, मेजोरिटी नहीं, लॉ ने जो पब्लिक कंपनीज में जो पब्लिक है उसके इंटरेस्ट को सिक्योर कर। तो यहाँ तक बात समझ आती है मेरे दोस्त, क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता, अगर स्पेशल से पास हो जाए तो ये भी नहीं हो सकता। तो सवाल की रिक्वायरमेंट है, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एडवाइज द बोर्ड ऑफ एनटीएल एंड, तो मैं अभी एनटीएल कर रहा हूं ना, 50% बाय एनटीएल टू एरएल, द कंडीशन दैट मस्ट बी, तो पहली कंडीशन, दिस इज द एसोसिएटेड कंपनी, सेक्शन 199 अप्लाई हो जाएगा। सेक्शन 199 आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन जब आप पास कराएंगे तो उसके अंदर ये सारी चीजें आप बताएंगे। जो रेट होगा ज्यादा हो सकता है, क्या ज्यादा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कम। क्लियर हो गया मेरे भाई? यहाँ पे बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा, तो ये मैंने चीजें कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। अब मसला क्या है, दूसरा सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या है मेरे बच्चों, द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट बाय द ARL टू NTL on स्पेशल क्रेडिट टर्म्स ऑफ, ये सुनना मेरी बात, ये लिखा हुआ क्या है, स्पेशल क्रेडिट टर्म्स ऑफ, और सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ प्रोडक्ट होने जा रही है तो सेक्शन 199 अप्लाई। हाँ जी, लोन थोड़ी दे रहा हूं, नहीं होगा। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट है ना कि वो सेल कर, वो जो सेक्शन 199 इसके लिए भी अप्लाई हो जाए। तुम्हारे बाप का माल है जो तुम क्रेडिट पे दे रहे हो, तो क्रेडिट पे दे रहे हो उसका मतलब लोन दे दिया ना। मैं तुझे 10 लाख रुपए का माल दे दूं और कहूं यार 1 साल बाद, तो तूने 10 लाख का माल बेचा, तेरे पास 10 लाख रुपए आ गए, पेमेंट कब कर रहा है, तो लोन ही हो गया ना यार ये। क्रेडिट देने का मतलब है ये। तो क्या लिखा हुआ है, क्या चीज है, क्या चीज है, द टर्म इन्वेस्टमेंट शैल इंक्लूड इक्विटी, loans, advances, guarantees by whatever name called except for the amount due as, क्या ये नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट है, ये तो स्पेशल क्रेडिट है। तो इसका मतलब है सामने वाली कंपनी के लिए भी सेक्शन 199 अप्लाई हो जाएगा, उसको भी सेक्शन 199 अप्लाई करना पड़ेगा मेरे बच्चों। तो इसका मतलब है ये जो बात है, आप क्या दे रहे हो, लोन दे रहे हो, और वो आपको माल क्या दे रहा है, क्रेडिट। जब आप लोन पे दे रहे हो तो आपको भी स्पेशल रेजोल्यूशन सेक्शन 199 और सामने वाले को भी सेक्शन 199 अप्लाई करना। मुझे यहाँ तक बात समझ आती है। लिखा हुआ है अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट एडवाइज द बोर्ड ऑफ एनटीएल एंड द कंडीशन दैट मस्ट बी कंप्लाइड विद बिफोर इंप्लीमेंटिंग द अबव प्रोपोजल।
प्यारे बच्चों एक और मसला हो गया, एक और मसला ये हो गया, एसोसिएटेड कंपनीज क्या कहलाती हैं? रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एसोसिएटेड कंपनी क्या कहलाती है? रिलेटेड पार्टी। तो जो आपके पास सेक्शन 208 है रिलेटेड पार्टी का, वो भी अप्लाई हो जाएगा। और जब ये बोर्ड बैठेगा, जब बोर्ड बैठेगा तो जो डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, जो शादियां करके बैठा हुआ है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सेक्शन 207 और 208 में इंटरेस्टेड डायरेक्टर तो जब शादी करके बैठा हुआ है तो वो तो कहेगा हाँ जी लोन दे दो। थोड़ी सी आप लेते करें बेटा, आप तो साइड आप तो इंटरेस्टेड हो यार, आप तो कहोगे बेगम को ये भी दो वो भी दो, आप नहीं यार, आप तो इंटरेस्टेड, तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर नॉट टू पार्टिसिपेट। तो कहा सेक्शन 2 जहां पे डेफिनेशंस लिखी हुई है एसोसिएट कंपनी की, वो ट्रिगर करा, उस उजागर करा सेक्शन 199 को, जहां एक सेक्शन 199 हुआ तो जो सामने वाली कंपनी थी, चूंकि उसने स्पेशल क्रेडिट में दिया हुआ है तो उसके लिए भी सेक्शन 199 अप्लाई हो गया। और जहां सेक्शन 199 एसोसिएटेड कंपनी को डील करता है, तो एसोसिएटेड कंपनी तो सेक्शन 208 के तहत क्या है? रिलेटेड पार्टी। वो भी उजागर हुआ और रिलेटेड पार्टी या कंसर्न डायरेक्टर बोर्ड में स्पेशल रिजोल्यूशन का तो मसला ही नहीं, स्पेशल रिजोल्यूशन में तो वो मेंबर से वोट लेने, डायरेक्टर से वोट थोड़ी ले। तो जो डायरेक्टर की मीटिंग बैठेगी उसमें ये पार्टिसिपेट, मेंबर की अप्रूवल उस वक्त तक नहीं ली जा सकती जब तक बोर्ड अप्रूव ना करते। बोर्ड आपको बिठाया है मैंने, तो आप अप्रूवल दे। मेरे पास भी कोई चेक साइन होने के लिए आता है तो मैं कहता हूँ भाई जिस बंदे से चेक साइन करवाना है, जिस बंदे की चीज है उससे साइन करवा लिया, वो अप्रूव करेगा तो मैं। अब तो कभी भी शेयर होल्डर अप्रूव नहीं करेगा उस वक्त तक जब तक ये बच्चों से। मेरे भाई थोड़ा समझ आ रहा है कि वो किस तरीके से 4-4 5-5 दोस्त, तुम्हारा फायदा हो रहा है, कुछ समझ आ रही है चीजें, तो किस तरीके से वो 4-4 5-5 सेक्शंस को आपस में क्या कर रहा है प्यारे बच्चों। तो अगर आप रट्टा लगाएंगे सिर्फ अच्छी बात है, लेकिन उससे पेपर पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लिखना है तो आपको पहले चेक करना होगा कौन कौन से सेक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल। और ये जो सवाल है प्यारे बच्चों, ये एग्जैक्टली सवाल CFF2 का जो कि क्लास में था, एग्जैक्टली सवाल ऐसे जिसके अंदर 4-5 सेक्शन हमारे क्या हो रहे थे, ट्रिगर कर रहे थे। डन हो गया प्यारे बच्चों? अच्छा जी, ये एक बड़ा आसान सवाल है, बड़ा आसान सवाल, लेकिन मैंने सवाल को रखा क्यों है? एक चीज समझने के लिए, और वो चीज डिस्कस करके हम अपनी क्लास क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। CML, a public unlisted company, has a paid up capital of rupees 500 million, ordinary shares of rupees 100 each। तो इसका मतलब कितने मिलियन शेयर्स हो गए? On 1st February 2022, the election of the board of directors of CML was held in the जनरल मीटिंग। फॉलोइंग वर द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। ये इलेक्ट हो गया, पहला नंबर इसका, दूसरा नंबर इसका, तीसरा नंबर इसका, ये नॉट इलेक्टेड हो गया। कंपनी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, तभी तो 3 डायरेक्टर। सही है भाई? अच्छा, ऑन 1 मार्च 2023 CML बोर्ड डिसाइड टू रिमूव ड्यू टू हिज इन्वॉल्वमेंट इन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। Under the provision of the Companies Act, discuss the number of votes required by Adnan to retain his directorship in CML। अदनान साहब कौन है? अदनान साहब डायरेक्टर है। अगर डायरेक्टर को रिमूव करना है तो डायरेक्टर को रिमूव डायरेक्टर नहीं कर सकता, डायरेक्टर को रिमूव शेयर होल्डर्स करेंगे। डायरेक्टर को रिमूव कौन करेगा? आ कंपनी में बाय, क्योंकि ये इलेक्टेड डायरेक्टर था, क्योंकि ये इलेक्टेड डायरेक्टर था, तो इसको रिमूवल करने के लिए कितने वोट्स चाहिए होंगे? जो पिछले इलेक्शन में जिसको सबसे मिनिमम वोट्स पड़े और वो इलेक्ट हो गया। कौन इलेक्ट हुआ? सॉरी, कौन इलेक्ट हुआ? 2 अब्दुल्ला। तो इसका मतलब है अगर मीटिंग में इसको 2.5 मिलियन वोट्स इसके फेवर में आ गए, या रेजोल्यूशन क्या है टू रिमूव हिम और उसके अगेंस्ट आ गए, वो रिमूव, बिकॉज वो बोलेगा यार जो 2.5 मिलियन पे आया डेमोक्रेसी तरीके से, जो 2.5 मिलियन पे आया वो बैठा हुआ है, और मैं 2.7 मिलियन लोग अभी भी कह रहे हैं कि आप डायरेक्टर बनने चाहिए हो, और आप मुझे क्या कर रहे हो? रिमूव करो। नहीं, आप रिमूव नहीं कर सकते। क्या तक बात समझ आती है? व्हाट वुड बी योर आंसर इफ अदनान वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड इन द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर? ये सुनिएगा मेरी बात को। व्हाट वुड बी योर आंसर इफ अदनान वाज अनअपोज्ड, का मतलब इलेक्शन ही, मतलब 3 लोग थे और 3 ही आ गए, तो इलेक्शन तो हुए ही नहीं, तीनों के तीनों क्या हो गए? इलेक्शन तब होंगे जब लोग ज्यादा होंगे, इलेक्शन कम कर, मतलब लोग सेलेक्ट कम करने होंगे, तो इलेक्शन तो जब इलेक्शन ही नहीं हुए तो वोट्स तो कैलकुलेट ही नहीं हुए होंगे। जब वोट्स कैलकुलेट नहीं हुए होंगे तो इस सूरत में प्यारे बच्चों मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स क्या होंगे?
कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल कितना है? हर बंदे कंपनी के शेयर्स कितने? 5 मिलियन, सही है। कितने डायरेक्टर्स? 3। अभी कितने मौजूद हैं? 3। तो इसको आप माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा? 5 में। इसका मतलब 5 मिलियन क्या होंगे? 5 मिलियन वोट अगर इसको मिल जाएंगे तो उसका मतलब है इसको आप रिमूव नहीं कर सकते अगर वोट इसकी फेवर में आ जाएंगे। बच्चों के यहाँ तक बात समझ बड़ी कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड कैलकुलेशन है और इसके अंदर बहुत से कॉन्सेप्ट है। 3 में से 2 डायरेक्टर रह गए, अब क्या करेंगे? तो ये न्यूमरेटर कब चेंज होगा, डिनोमिनेटर कब चेंज होगा, ये आगे जाके हमने डायरेक्टर के सेक्शन में पढ़ना है। मैं आपको ये सवाल मैंने, क्योंकि कंपैरेटिवली एक आसान सवाल था, ये कंपैरेटिवली एक आसान सवाल था, बस मैंने आपको एक चीज समझाने के लिए करी है। और वो एक चीज क्या है प्यारे बच्चों? मेरी बात सुने दोस्त, एक आखिरी सवाल, फिर क्लास ऑफ, और वो आपको सोचने पे मजबूर करेगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि लॉ कितना कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, ये सवाल क्लियर है? अभी डायरेक्टर वाला जो हमने सवाल पढ़ा, ये अगर किसको रिमूव करना है? नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव करना था ना यार। यहाँ पे डायरेक्टर को आप रिमूव कर रहे थे ना, किसको रिमूव कर रहे थे? किस डायरेक्टर को? पार्टी आसान है, जो पार्ट ए आसान है, जो रेगुलर का बच्चा है उसको टेंशन ना। पार्ट ए आसान है, पार्ट बी भी आसान है, पार्ट सी ऐड कर दो। व्हाट इफ अदनान इज द सीईओ? वो तो कहता है स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन 3/4 होता है। अब नंबर ऑफ वोट्स कितने होंगे? सब सोचे, आईकैप यही करेगा प्यारे बच्चों, एक एक सवाल पूछेगा, उसके ऊपर एक सिनेरियो कि व्हाट वुड बी योर आंसर इफ अदनान इज द। तो एक तरफ आपको रिमूवल ऑफ डायरेक्टर की तरफ लेके जा रहा है, फिर आपको लेके जाएगा कहां पे? रिमूवल ऑफ। और आप कहोगे यार अदनान तो डायरेक्टर भी है, और अदनान तो, जब अदनान डायरेक्टर भी है और अदनान चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो उसके ऊपर सेक्शन कौन सा अप्लाई होगा? रिमूवल ऑफ डायरेक्टर वाला या रिमूवल ऑफ? कि दोनों जगह पे दोनों जगह प्रोसेस तो अलग बताया हुआ है। वहां तो बताया हुआ है कि कंपनी स्पेशल, यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन थोड़ी है, यहाँ तो मिनिमम नंबर ऑफ। अब मैं कौन सा सेक्शन अप्लाई करूँ? हाँ जी, हाँ, तो डायरेक्टर वाला अप्लाई करूँ, सीओ वाला अप्लाई, तो वो तो डायरेक्टर भी है, तो डायरेक्टर भी है। और डायरेक्टर वाला अप्लाई करोगे तो वो तो सीओ भी है, तो सीओ वाला अप्लाई करोगे तो वो, अब वो सीओ भी है, वो डायरेक्टर, आप दोनों दोनों अप्लाई कर ही नहीं सकते, बिकॉज एक जगह पे 3/4 लिखा हुआ है, एक जगह पे मिनिमम नंबर ऑफ। अब बताया, अब बताया सर डायरेक्टर वाले रहेगा कि जो डायरेक्टर नहीं बन सकता वो सीओ भी बन सकता है। ये नहीं लिखा हुआ जो डायरेक्टर नहीं बन सकता, इनएलिजिबल नहीं हो रहा, रिमूव कर रहा हूँ भाई। तू मुझे पसंद नहीं आ रहा, तुझे मैं अपनी कंपनी से रिमूव कर रहा हूँ ना। एल नहीं है, तू एल है, लेकिन मुझे नहीं पसंद। हाँ जी, तो ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट,
ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मेरे बच्चों। मैं ये चीज आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम एक सवाल पढ़ेंगे, सवाल में जब तक 10 एक सेक्शन पढ़े, जब तक एक सेक्शन के 10 सवाल एक्सप्लोर नहीं होंगे, लॉजिक समझ में नहीं आएगी, कभी भी हम उसको कवर नहीं कर सकते। आपने देखना ये पड़ेगा कि आपने उसको एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव रिमूव करना है या एज अ डायरेक्टर रिमूव करना है। अगर आपने उसको एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव रिमूव करना है तो वो एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव रिमूव होगा, लेकिन डायरेक्टर रहेगा। अगर आपने उसको डायरेक्टर भी रिमूव करना है तो आप एज अ डायरेक्टर उसको रिमूव करते ही ऑटोमेटिकली चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं रहेगा। इतना लॉजिकल सब्जेक्ट है। समझ आ रही? तो आगे जो हमने क्लासेस, हमारा जो अगला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, मीटिंग स्टार्ट होने वाला है प्यारे बच्चों। फिर डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर के इलेक्शंस है, फिर हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, इन्वेस्टमेंट है। ये सारी चीजें हमने इंशाल्लाह पढ़नी है प्यारे बच्चों। बट कौन किस माइंडसेट से पढ़ेंगे? इंशाल्लाह इसी माइंडसेट से चीजों को पढ़ेंगे, तब इंटरेस्टिंग लगेगा, तब मजा आएगा, तब डिस्कशन करने में। और सबसे मजे की बात है कि लॉ सामने होगा तो वहां से हमने उसको आंसर एक्सप्लोर करना है, तो भी इंशाल्लाह सीख सकते हैं। क्या फायदा हुआ प्यारा सेशन का? चले बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दूसरे वॉल्यूम खुल गई है। सर आप